नमस्कार। सनसाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एससीजी लाइव। हम लोग क्लास 11th के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी इलेक्टिव का सेट लेके आए हुए हैं। ये हिंदी इलेक्टिव है तो हल्का सा समय लग सकता है क्योंकि गद्यांश वगैरह रहते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़िए और प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक का उत्तर दीजिए। गद्यांश है, अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। प्रत्येक प्रत्येक बार में कुछ कार्य कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस काम को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी नहीं कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास क्रम नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिए। यानी अभ्यास क्रम बहुत जरूरी है। यदि हम अभ्यास क्रम छोड़ देते हैं तो हमें सफलता छोड़ देगी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त पाने के लिए 7 बार प्रयत्न किया, अंत में वो सफल रहा। निरंतर अभ्यास करने से एक कुंजी मनुष्य को सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है और बिना अभ्यास की विद्या विष के रूप धारण कर लेती है। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता है उसे विद्या अधिक देर तक नहीं टिकती है, और जो जैसे एक बड़ा गणितज्ञ अगर अभ्यास छोड़ दे तो वह गणितज्ञ नहीं रहेगा। उसी तरह खिलाड़ी अगर अभ्यास नहीं करेगा तो वो कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाएगा। अतः अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो ये आपका एक कह सकते हैं तो गद्यांश था छोटा सा, और इससे पढ़कर कुल 5 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहा गया है। तो पहला प्रश्न है, कठिन कार्य को सरल कौन करता है? तो देखिए, आपके पास ऑप्शन था दूसरों पर आश्रित रहकर नहीं, अभ्यास के भरोसे रहकर, भाग्य के भरोसे रहकर नहीं, निरंतर अभ्यास करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरंतर अभ्यास करके। देखिए आपको मिला हुआ है, ठीक है। प्रथम प्रयास कर कठिन है और अभ्यास क्रम ही नहीं छोड़ जाता है, ठीक है। आगे, सफलता साथ कैसे छोड़ देता है? सफलता साथ कैसे छोड़ देता है? तो सफलता साथ छोड़ देता है अभ्यास नहीं करने पर। इसके आंसर कहाँ मिल रहे हैं? इसका आंसर दिया हुआ है पैसेज में। निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है? निरंतर अभ्यास करना जो है वो सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। क्या है? सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करने के लिए कितने बार प्रयत्न किया? तो आप याद रखेंगे तो 7 बार प्रयत्न किया था। कितने बार? 7 बार। निम्नलिखित गद्यांश यानी गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो उचित गद्यांश का शीर्षक देखिए यहाँ दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, निरंतर अभ्यास का महत्व। इसी प्रकार नीचे एक और गद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 6 से 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चंदा तारों की सहज काती, नदियों में है मुस्कान भरी, हे पवन झकोरे के दुलार, खेतों की दौलत बिखरी। आगे देखते हैं, इस साइड है, आगे है, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से मेरा जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं ब्रज सदृश्य विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ, धीरज पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध हूँ, मैं सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। यानी ये देश के प्रति, भारत माता के प्रति एक संवेदन कविता बन लिखी गई है। अब यहाँ पहला सवाल पूछा है कि खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है? दौलत बिखरी होने का तात्पर्य है, खेतों में दौलत तो होती नहीं, लेकिन खेतों में होती क्या है? तो फसल होती है। तो फसल जो लहलहा रही होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कि खेतों में दौलत बिखरी है। आगे, माँ, भारत माँ की सुविवेकी क्यों कहा गया है? भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया? सुविवेकी मतलब एक अच्छे विवेक बुद्धि वाले व्यक्ति, क्योंकि वह अपने पुत्र को धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है। भारत माँ धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है। क्यों पढ़ाती है धैर्य और गौरव? कि भाई धैर्य रखोगे तभी जीवन में सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ की नदियाँ और हवा क्या है? यहाँ की नदियाँ और हवा क्या है? यहाँ की नदियाँ और हवा जो है मुस्कान और दुलार करती है, हमें मुस्कान देती है और दुलार करती है। किसके पग में विष भरा हुआ है? किसके पग में विश्वास भरा हुआ है? किसके पग में विश्वास भरा हुआ है? तो आप देखेंगे तो भारत माता के नाम पर कविता है, तो भारत माँ के पग में विश्वास भरा हुआ है। चंदा तारों की सहज काती अलंकार है। चंदा तारों की सहज काती किस प्रकार का अलंकार है, ये पूछा गया है।
तो ये देखिए उसमें कह सकते हैं कि सजाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में पत्राचार का कौन सा प्रकार है? देखिए पत्राचार का प्रकार पूछ रहा है, तो पारिवारिक पत्राचार भी पत्राचार का मतलब लेटर लिखने का तरीका। तो पारिवारिक पत्राचार होता है, सरकारी पत्राचार होता है, व्यावसायिक पत्राचार भी होता है, इसलिए सभी तरह के जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो तभी ये सारे तरह के पत्राचार हमें होते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? देखिए फीचर क्या है? फीचर जो है एक कह सकते हैं तो एक तरीका है जिससे किसी चीज को लिखकर जो है डिनोट किया जाता है। तो ये किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर जो है वो विषय प्रधान, किसी भी चीज को एक सामान्य रूप में विषय प्रधान रूप में लगा सकते हैं कि कंटेंट वाइज लिखें, सिर्फ और सिर्फ विषय के आधार पर लिखा जाए तो उसे हम लोग फीचर लिखते हैं, तो उसे फीचर कहा जाता है। ठीक है। 13वां नंबर, निम्न में से कौन सी संचार प्रणाली महत्वपूर्ण घटक नहीं? निम्न में से कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक में नहीं है? निम्न में कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक में नहीं है? देखिए संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक में कौन नहीं है? स्रोत है, संचार प्रणाली है। अर्थपूर्ण संदेश, ये भी संचार प्रणाली है। कंप्यूटर, ये भी संचार प्रणाली है। ग्रहणकर्ता, जो भाई ले रहा है, जैसे हम किसी को मैसेज भेजें तो लेने का संचार प्रणाली थोड़े, वो तो ग्रहण कर रहा है, वो तो ले रहा है, सुन रहा है सिर्फ बस। आगे, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य सूचनाओं का परस्पर बांटना, यह है। विचारों का अभिव्यक्ति, ये भी है। जिज्ञासाओं का समाधान, ये भी है। तो ये सभी तरह होगा। ठीक है, तो ये सभी होगा। आगे, समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए आपको ये सवाल समझना चाहिए। हमारे पास जो समाचार पत्र आते हैं वो समाचार पत्र जो है वो 5 रुपये मिलते हैं, लेकिन उस समाचार पत्र को छापने में लगभग 20 से 25 रुपया खर्च हो जाता है। तो आखिर वो 5 रुपये में बेच रहा है तो आय कहाँ से उपयोग करता होगा? तो समाचार पत्र की बिक्री, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, सबको जानते हैं बेच के। और दूसरा विज्ञापन, ये दोनों तरीके से कमाते हैं, इसलिए उपयुक्त दोनों लिखा हुआ है तो उपयुक्त दोनों की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पत्राचार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है? जो पत्राचार होते हैं, पत्रकार जो है, जो पत्र को यहाँ से वहां तक ले जाते हैं, या फिर कह सकते हैं जो हमारे मीडिया कर्मी होते हैं, वो निम्न में से कौन सी पदवी धारण करते हैं? तो लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, लोकनायक, या से सभी? तो ये सभी प्रक्रिया धारण करते हैं। आगे 17 नंबर, आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए? ये देखिए आपको पता होगा, आप आवेदन लिखते ही लिखते हैं, तो आवेदन पत्र के अंतिम भाग में प्रार्थी लिखा जाता है। प्रार्थी मतलब आपका विश्वसनीय। 18, निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है? कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है मध्य का भाग। जिस निबंध में आपको मध्य में दिखाना है, क्योंकि ऊपर में टाइटल होता है, नीचे में भी उसके बीच में आप क्या लिख रहे हैं उसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखना होता है। 19 नंबर, वन, उपवन, मेले, त्योहार आदि पर लिखे गए निबंध किस श्रेणी में आते हैं? ध्यान दीजिएगा, जंगल, उपवन, मेले और त्योहार, इन सारे चीजों पर लिखे गए निबंध को वर्णनात्मक निबंध कहते हैं, यानी वर्णन करके लिखा गया है। 20 नंबर, समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाता है। समाचार सामग्रियों को अशुद्धियों को दूर करके पठनीय, पढ़ने योग्य और प्रकाशक योग्य बनाता है, ये संपादक होता है। कौन होता है? संपादक। संपादक समाचार पत्र को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाता है, क्योंकि संपादक पर ही आप कोई भी समाचार पत्र देखते होंगे तो उसमें संपादक का नाम लिखा हुआ होता है, और संपादक एक मुख्य भूमिका के रूप में होता है। आगे, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जिज्ञासा। देखिए पत्रकार तभी बन सकते हैं आप जब जिज्ञासा हो, ललक हो, क्या खोजने की? न्यूज खोजने का। न्यूज 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 आप देखे हो कोई मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खूब सारा न्यूज का प्रसारण करने का प्रयास करती है। 22 नंबर, रचनात्मक सर्वप्रथम अभिव्यक्ति है। रचनात्मकता सर्वप्रथम अभिव्यक्ति है। रचनात्मकता सर्वप्रथम अभिव्यक्ति है तो आत्मा की। ठीक है, आत्मा की है। फीचर विधा है, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग फीचर के बारे में पढ़े थे। तो फीचर क्या है? एक विषय प्रधान विधा है जिसमें विषय को निम्नलिखित रूप से क्या रखा जाता है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर तब 24 और 26 का आंसर दीजिए। मुरली तऊ गोपही भावती, सुनरी सखी यद्यपि नंदलालही,
नाना जाति नवनाती नवती राखती एक पाई ढोढे करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करावती कठी ढेढ़ो हे आवती। ये एक कविता है जो आपके किताब से लिए गई है और इस कविता को पढ़कर आपको कुछ 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति में के कवि कौन है। तो आप पढ़े हैं इस कविता को, तो इसके कवि हैं सूरदास। कौन है? तो सूरदास है। आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है। गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है। तो मुरली प्रिय है। कौन प्रिय है? तो मुरली प्रिय है। ठीक है। 26 नंबर, कविदेव की कविता हंसी की खोज किस रस का उदाहरण है। देखिए, हंसी की खोज एक कविता है जो देव द्वारा लिखा गया है। तो उन कविता में किस रस का अच्छा उदाहरण है? वियोग रस, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, करुण और शांत। तो ये वियोग श्रृंगार रस का एक अच्छा सा उदाहरण है। 27 नंबर, सूरदास के पहले कृष्ण की किस लीला का वर्णन। सूरदास के पहले पद में कृष्ण के किस लीला का वर्णन है। तो सूरदास के पहले पद में कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है। ये आप कविता में पढ़े हैं पहले से, आपको किताब पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो आप सिर्फ याद करके जाए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, आप टिक लगा के आइएगा। कबीर की पद की किस कृति से लिए गए हैं। कबीर के पद किस कृति से लिए गए। जो कबीर ने पद लिखा है वो कबीर वाणी से लिया गया है। कहाँ लिया गया है? तो कबीर वाणी से लिया गया है। ठीक है। अब एक और यहाँ का ध्यान दिया हुआ है छोटा सा, जो किताब से है, और आपको 34 से 36 नंबर का सवाल का जवाब देना है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान में धावा होता है। ग्रामीण का यह दल इस विषय में बालकों को उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पे जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पे गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, छड़ों के डंटे हुए लटके हुए, और 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे सम्मी इन घोड़ों के ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे उसके पास हैं। उसके कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। अब ये कहानी दिखा रहा है 2 बच्चों की, 3 बच्चे हैं कुछ तौर पे, और तीनों बच्चे के क्राइटेरिया को दिखा रहा है। एक मेले में है वो, और मेलों में अपने पैसे को किस तरह खर्च करें इसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये कहानी को पढ़े होंगे। तो सवाल पूछा पहला कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है। तो बिना हिचक आपका इसको जवाब आना चाहिए कि इस पंक्ति के लेखक जो है प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। हामिद अपने कोष से कितना हिस्सा जरा सा झूले के लिए नहीं देना चाह सकता है। बोल रहा है कि हामिद अपने हिस्से के कितना हिस्सा जरा सा झूले झूलने के नहीं देना चाहता है। तो 1/3 हिस्सा नहीं चाहता है कि वो दे दे कि हम झूले झूल के पास कर दें, क्योंकि वो हल्का समझदार है, अपने माँ के लिए सोच रहा है। इस गद्यांश को पढ़ने में मुसलमानों के किस त्यौहार की झलक मिलती है। तो इस गद्यांश को पढ़कर जो है मुसलमान के ईद त्यौहार, जहाँ मेले वगैरह लगते हैं, उसकी झलक मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में रॉबर्ट बहादुर साहब की क्षमता किस मुगल बादशाह को दी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये एक अच्छे लेखक थे, आप जानते ही होंगे। इन्होंने अपने भाषण में रॉबर्ट बहादुर साहब की समता किस मुगल बादशाह से की थी। यानी मोहम्मद बहादुर शाह के जो है बारे, मतलब उसको उनके वर्ष कह सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर, यह कह सकते हैं कि मोहम्मद बहादुर साहब की जो है कि जैसा उसने किसे कहा था। तो इसका आंसर होगा अकबर का। क्या होगा आंसर? अकबर। उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर में उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देकर थोड़ा घबरा गई। एक कहानी से आप कहानी पढ़े होंगे। तो किसकी माँ घबरा गई थी? तो पुलिस सुपरिटेंडेंट की माँ जो है वो क्या हुई थी? घबरा गई थी। ठीक है। 34 नंबर सवाल, लेखक मुक्तबोध के परिचित बुद्धिमान व्यक्ति उसके कितने वर्ष के बाद मिले थे। आपको ये पढ़े होंगे किताब तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप याद करके जाए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेखक मुक्तिबोध के परिचित बुद्धिमान व्यक्ति उससे कितने वर्ष बाद मिले थे। कितने वर्ष बाद मिले थे लेखक? तो ये आपको 12 वर्ष के बाद मिले थे। कितने वर्ष के बाद मिले थे? तो 12 वर्ष के बाद मिले थे। खानाबदोश कहानी के भट्ठे का ठेकेदार कौन है?
खानाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार मुख्तार सिंह है। कौन है? तो मुख्तार सिंह है। 5 क्वेश्चन और बचते हैं। अब देखिए हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर सवाल, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, परिवार में ज्योतिबाई फुल्ले को क्या कहा? देखिए ये एक ज्योतिबाई फुल्ले की कहानी है। ज्योतिबाई फुल्ले हमारे देश की बहुत पहली महिला शिक्षिका थी और वो शिक्षक थे और उन्होंने ज्योतिबाई फुल्ले आज हमारे देश राज्य में देखिए सावित्रीबाई फुल्ले के नाम से योजनाएं चल रही है। तो जिस परिवार में पिता बौद्ध हो, माता ईसाई हो, बेटी मुसलमान हो, बेटा सत्यधर्मी हो, ऐसे परिवार में ज्योतिबाई फुल्ले को किस तरह का परिवार कहा जा सकता है? तो ये एक आदर्श परिवार है, क्योंकि इस तरह के परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। आगे, टॉर्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्र पर सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा? तो टॉर्च बेचने वाला जो व्यक्ति था उसको जो सुंदर पुरुष लगा वो किस तरह का लगा? तो अगर हम देखेंगे तो सुंदर पुरुष किस तरह लगता है, और वो सुंदर पुरुष जो है उसको बड़ा नेता लगा कि चमत्कारी पुरुष लगा कि फिल्मों का संत लगा, इनमें से कोई नहीं लगा। तो उसको जो है फिल्मों का संत लगा था। दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है? दोपहर का भोजन जो है वो किस वर्ग की कहानी है? तो दोपहर का भोजन जो है मूलतः मूल रूप से जो है वो निम्न वर्ग की कहानी है, क्योंकि भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसकी कहानी दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। 39, किस लेखक का मानना है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे गूंगे बहरे हैं? देखिए किस लेखक का मानना है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं, जिन्हें हल्का दया माया नहीं आता है? तो रांगे राघव ये लेखक है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़ के जाएं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिशंकर प्रसाई ने टॉर्च बेचने वाला के माध्यम से प्रहार किया है, किस क्षेत्र को प्रहार किया है? तो अस्थायी के बाजारीकरण पे, जो बाजार में अस्थायीकरण है, जो कभी भी खत्म हो सकता है व्यापार, जिसका कोई स्थायित्व नहीं है, आज है व्यापार कल नहीं है, इस पर चोट करने का प्रयास किया है। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 11th क्लास के लिए जुड़े रहें आप, 9, 8, 10 और सभी क्लासेस के लिए आप SAJ लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए।